बल्कि कल सुबह मैक्स Very good evening, friends. Today we have to start from section 78 on. वाक्य करना है। हाँ? चलिए, लेकिन हाँ तो 78 onwards. Now let me first explain to you the process in brief. What is the process for insolvency resolution and bankruptcy for individuals and partnership firms? If somebody tells you, please tell me the process in just 5 minutes, then this is how I will be telling you. Default you already know under CIRP. CIRP में कितना होता है? अनम्यूट कर सकते हैं सब अपने आप को, बोलिए कितना होता है डिफॉल्ट CIRP में? 1 करोड़। 1 करोड़। हाँ, 1 लाख लिखा है सेक्शन में, इट कैन बी इंक्रीज अप टू 1 करोड़। ठीक है। यहाँ पर डिफॉल्ट कितना है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? मेरी तो ब्रेक नहीं हो रही आवाज। सर बीच में किसी और की आवाज आ रही है, वो बंद कर दीजिएगा। वो शायद चुप साहब की आ रही है। तो अब डिफॉल्ट कितना है? 1,01,000 रुपए से 1 लाख रुपए, मतलब 1,000 मिनिमम है, और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो बाय नोटिफिकेशन इसको 1 लाख तक कर सकती है। हमें मिला के पढ़ना है। CIRP में क्या है? यहाँ पर एप्लीकेशन, वहां पर कौन एप्लीकेशन लगा सकता है? तो सर अभी मिनिमम 1,000 रुपए है ना? हाँ, अभी 1,000। हाँ ठीक है। तो एप्लीकेशन कौन लगा सकता है? CIRP में कौन लगा सकता है, बोलिए? फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर। हाँ, 3 लोग लगा सकते हैं। 7, 9 और 10। यहाँ पर क्या? हाँ, यहाँ पर क्या है? यहाँ डेटर और क्रेडिटर। मेरी? हाँ जी सर। अच्छा, तो आवाज कुछ नेट का इशू हो सकता है? हो सकता है सर, इसी वजह से होती है ना। नहीं सर, ऐसा बात नहीं है, आपका वॉइस तो बिल्कुल क्लियर आ रहा है, ऐसा तो नहीं है। हो सकता है। दीपक गर्ग जी का ऑडियो चालू है, उसको बंद कर दें प्लीज। ओके। वॉइस इज क्लियर। सानिका जी का भी चालू है, आप लोग बंद कर दें प्लीज। ओके। तो आप सबसे पहली बात डिफॉल्ट, ठीक है, 1,000 रुपए से 1 लाख, वहां कितना है? 1 लाख से 1 करोड़। एप्लीकेशन यहाँ कौन लगा सकता है? डेटर या क्रेडिटर। वहां 3 लोग थे, वहां था फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर। यहां पर क्या है? डेटर और क्रेडिटर है। ठीक है। वहां पर क्या कॉन्सेप्ट थी? मॉरेटोरियम की कॉन्सेप्ट थी सेक्शन 14 में। सेक्शन 14 में मॉरेटोरियम क्या बोलता है कि भाई आपका जो भी सूट्स है वो दे विल बी पुट टू रेस्ट, ठीक है, फॉर सम टाइम, जब तक भी CIRP चलती है। यहां पर क्या है? दो मॉरेटोरियम है। एक तो है इंटरिम मॉरेटोरियम। इंटरिम मॉरेटोरियम नेचुरली कब से लगेगा? जब आपने एप्लीकेशन फाइल की और जब तक वो एडमिट नहीं होती तब तक। ठीक है। और एक फिर मॉरेटोरियम। 2 तरह के यहाँ मॉरेटोरियम, वहां पर एक ही है। फिर यहां पर भी वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल वाली कॉन्सेप्ट है। तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के थ्रू भी एप्लीकेशन लग सकती है और अपने आप भी एप्लीकेशन लग सकती है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। IBPI के पास 7 दिन है टू रिवर्ट टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है। एक चीज ऐड करूंगा, यहाँ IRP नहीं है। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो IRP है। हाँ, यहाँ पर सिर्फ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, अपॉइंटमेंट वो तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं 5 मिनट में बता रहा हूँ पूरा प्रोसेस क्या। अपॉइंटमेंट में 7 दिन प्लस 7 दिन रिवर्ट करने के लिए। अगर आपको रिप्लेस करना है आरपी तो 7 दिन तो इनिशियली और 10 दिन रिवर्ट करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखने वाली, क्योंकि दूसरों से डिफरेंट है। एक इसमें कॉन्सेप्ट है रिपोर्ट की। वहां पर क्योंकि ये जो हमें पता ही है कि भाई जो इंडिविजुअल्स हैं या जो पार्टनरशिप फर्म्स हैं उनके लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी DRT है। ठीक ना। अब इंडिविजुअल्स 1,000 रुपए वाले सोचो कितने लोग आ जाएंगे, या 1 लाख रुपए वाले कितने लोग आ जाएंगे, है ना। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने आरपी को बीच में डाल दिया। जैसे क्लास में मॉनिटर बना देते हैं ना कि भाई पहले तुम लोगों की कॉपी चेक कर लो, मैं फाइनली चेक कर लूँ। तो ये मॉनिटर बन गया यहाँ आरपी। तो आरपी क्या करेगा? आरपी विल मेक अ रिपोर्ट वेदर एप्लीकेशन इज टू बी एक्सेप्टेड और नॉट। वहां पर क्या है? वहां आईआरपी को ये पावर नहीं है। आईआरपी वहां भी होता है, लेकिन वहां पर पावर किसको है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। यहां पर क्या है? आरपी ने अपनी रिपोर्ट देनी है कि एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना विद इन 10 days ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है।
मोटा मोटा, बाकी डिटेल में तो हम पढ़ेंगे। अगला रीजन क्या है? रीजन ये है कि भाई जो एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन के लिए डीआरटी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि भाई हर एक एप्लीकेशन को देखे, तो इसीलिए उन्होंने आरपी को ये ड्यूटी असाइन कर दी है, ठीक है। और डीआरटी क्या करेगी? डीआरटी विद इन 14 डेज ऑफ रिसीविंग द रिपोर्ट विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। भाई एक्सेप्ट करनी है, रिजेक्ट करनी है, क्या है, या है ना। तो डीआरटी टू सेंड ए कॉपी ऑफ एक्सेप्टेंस रिजेक्शन टू आरपी, डेटर एंड क्रेडिटर विद इन 7 डेज, तीनों को कॉपी देनी होगी। मॉरिटोरियम स्टार्ट्स कब होता है? जब ये एक्सेप्ट हो गई तो, ठीक है। अब जो डीआरटी है, इट इज टू इशू पब्लिक नोटिस विद इन 7 डेज फ्रॉम पासिंग ऑफ द ऑर्डर, ठीक है। यहां पर कितने दिन में पब्लिक नोटिस है? 7 दिन में। हमने शुरू कहां से किया था? 3 दिन से, ठीक है ना। सीआईआरपी में 3 दिन था, लिक्विडेशन में कितना था? 5 था। अब यहाँ कितना हो गया? 7, ठीक है, बढ़ता जा रहा। ऐसा ही है ना? मैं गलत बोल रहा हूं तो बता देना। नहीं तो सर, ठीक डीआरटी, है। हाँ, डीआरटी टू इशू पब्लिक नोटिस विद इन 7 डेज फ्रॉम पासिंग ऑफ द ऑर्डर in one English and one vernacular newspaper besides publishing in DRT premises and DRT website, ठीक। यहाँ इसको पब्लिश करना है। वहां पर क्या होता था? वहां कंपनी की वेबसाइट पे भी पब्लिश करते थे। यहाँ तो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल की वेबसाइट तो होती नहीं है। तो इंडिविजुअल के केस में किसी ने पढ़ा है क्या कि वेबसाइट पे, इंडिविजुअल की वेबसाइट है उस पर भी होगा? है कोई बता सकता है? नहीं सर, नहीं पढ़ा। हाँ जी। तो अब इसमें क्या है कि 21 दिन में आपको क्लेम लॉन्च करना है, ठीक है। सीआईआरपी में कितने दिन था? 14 डेज। लिक्विडेशन में कितने थे? 30। यहां पर कितने हैं? 21, ठीक। ऐसे याद कर करके। तो विद इन 30 डेज लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स हैज टू बी मेड। इसको भी लिस्ट ऑफ क्रेडिटर बनानी है, लिस्ट बनानी है, सीओसी नहीं बनानी, ठीक है। जैसे वहां तो क्या था, सीओसी बनानी होती है सीआईआरपी में। लिक्विडेशन में क्या था? स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी बनानी होती थी। यहाँ क्या बनानी है? लिस्ट बनानी है। तो आरपी हैज 9 डेज, 30 माइनस 21 9, लिस्ट बनानी है, सीओसी नहीं बनानी है। आगे चलो। उसके बाद में जो रेजोल्यूशन प्लान है या रीपेमेंट प्लान है, इसमें क्या होगा? जो डेटर है, जो इंडिविजुअल है, देखो वहां पर क्या कॉन्सेप्ट थी पार्ट 2 में? वहां रेजोल्यूशन प्लान की कॉन्सेप्ट थी या रीपेमेंट प्लान होता था। यहाँ है रीपेमेंट प्लान। रीपेमेंट प्लान पार्ट 3 में है। ये क्या कहता है कि डेटर विल मेक द रीपेमेंट प्लान इन कंसल्टेशन विद आरपी। क्योंकि है कौन यहाँ इंडिविजुअल है या पार्टनरशिप फर्म है, उसको पता है कहाँ से पैसे आने हैं, दूसरे थोड़ी उसको पैसे देने वाले हैं। कंपनी में तो क्या होता है, कंपनी इज अ लीगल एंटिटी, ठीक है ना। यहाँ पर जो इंडिविजुअल है उसको पता है कि मैं पेमेंट कैसे करूंगा, तो डेटर विल मेक द रीपेमेंट प्लान। इसमें कोई आउटसाइडर नहीं आएगा रीपेमेंट प्लान के लिए। जैसे वहां पर क्या होता है, वहां तो रेजोल्यूशन प्लान के लिए कोई आउटसाइडर आता है ना नॉर्मली। तो यहाँ डेटर विल मेक द रीपेमेंट प्लान इन कंसल्टेशन विद आरपी, ठीक है। उसके बाद में जस्टिफिकेशन बाय डेटर फॉर अप्रूवल ऑफ प्लान रिपोर्ट ऑन रीपेमेंट प्लान। अब जस्टिफिकेशन भी मांग सकते हैं कि भाई ये जो आपने रीपेमेंट प्लान दिया ये ठीक है कि नहीं है, क्या है, ठीक है। तो जस्टिफाई कौन करेगा? ये जस्टिफिकेशन देगा, रिपोर्ट ये देगा आरपी विद इन 21 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम। तो इसके पास 12 दिन है टू प्रिपेयर द प्लान एंड रिपोर्ट। उसके बाद आरपी क्या कंफर्म करेगा कि भाई ये जो रीपेमेंट प्लान दिया इस डेटर ने, इस इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म ने, क्या ये कंप्लायंट है विद लॉस, इसके चांसेस क्या है सक्सेस के। ऐसे ही तो नहीं बकवास कर रहा कि मैं ये पेमेंट कर दूंगा, वो पेमेंट कर दूंगा। बेसिस क्या है? आरपी उस चीज को जज करता है। आरपी विल डिसाइड वेदर क्रेडिटर्स मीटिंग नीड टू बी कॉल्ड। उसने लिस्ट ऑफ क्रेडिटर तो बना लिया, अब लिस्ट के बाद में आरपी को देखना है कि भाई क्रेडिटर्स की मीटिंग कॉल करनी है या नहीं करनी, ठीक है। 14 to 28 डेज ऑफ द रिपोर्ट। नोटिस कितना? 14 दिन का मिनिमम है। अब जो क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर के सामने वो रीपेमेंट प्लान लाएगा, ठीक है। क्रेडिटर यहाँ पर एक ही है, कोई फाइनेंशियल और ऑपरेशनल नहीं है, तो क्रेडिटर उस प्लान को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। मान लो उसने कह दिया इंडिविजुअल ने जी मैं तो 3 साल में पैसे दे दूंगा, ठीक है। क्रेडिटर ने बोला नहीं भाई 2 साल में दो। तो अगर ऐसा कोई मॉडिफिकेशन बताते हैं तो उसके लिए कंसेंट ऑफ डेटर इज नीडेड। मतलब जिस बंदे ने पैसे देने हैं उसकी कंसेंट चाहिए, ठीक है। उसके बाद में
वोटिंग राइट्स जो है वो प्रोपोर्शनेट है एक्सेप्ट इन केस ऑफ द फॉलोइंग। पहला, एक तो अनलिक्विडेटेड अमाउंट। अनलिक्विडेटेड अमाउंट आपको मालूम ही है, ग्रुप में भी पूछा था किसी ने, जो भी लायबिलिटी क्रिस्टलाइज नहीं हुई उसका। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने क्लेम ही फाइल नहीं किया, आपको क्लेम फाइल करना है, कितने दिन में फाइल करना है क्लेम बताइए? अभी बताया ना 2 मिनट पहले। 21 days. सर 9 days 9 अच्छा हाँ 21 21 days. 21 days 21 तो days name- लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स के लिए हाँ, नेम नॉट इन लिस्ट। अब उसका अगर लिस्ट में नाम नहीं तो नेचुरली उसको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, जब इंक्लूड होगा तब से हो जाएगा। और इसमें कॉन्सेप्ट है एसोसिएट की। वहां पर कॉन्सेप्ट क्या थी? वहां रिलेटिव या रिलेटेड पार्टी की कॉन्सेप्ट थी, ठीक है, सीआईआरपी में। यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है? एसोसिएट। एसोसिएट में नेचुरली हस्बैंड वाइफ ये वो और भी रिश्तेदार वगैरह आ जाएंगे, वो हम डिटेल में देखेंगे। अब जब ये मीटिंग हो गई तो रिपोर्ट बनाएगा आरपी, उसमें सारी चीजें देगा, और ये जो रिपोर्ट है प्लस ये जो रीपेमेंट प्लान है इसको सबमिट कर देगा डीआरटी को। फाइनल डिसीजन डीआरटी का होगा। अगर ये प्लान एक्सेप्ट हो गया तो ये बाइंडिंग हो जाएगा सारे डेटर और सारे क्रेडिटर्स। अगर रिजेक्ट हो गया तो क्रेडिटर्स जो है उनको दे हैव गॉट ए राइट टू सू फॉर बैंक्रप्सी। वो कहते हैं भाई, इसमें देखो ना 2 कॉन्सेप्ट है, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी। जैसे वहां पर क्या होता है सीआईआरपी और लिक्विडेशन, ऐसे यहाँ पर इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी। तो क्रेडिटर को राइट मिल जाएगा कि भैया ये पेमेंट तो कर नहीं सका भाई, अगर पेमेंट कर देता, पेमेंट उस हिसाब से हो जाती तब तो ठीक है, खत्म, फिर बैंक्रप्सी नहीं होगी, ठीक है ना। इसीलिए 2 वर्ड है, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी। अब डायरेक्टली जो है बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होती। जैसे वहां पर क्या होता है, कभी कभी अगर सीओसी पहली मीटिंग में भी कह सकती है कि भैया इसकी तो लिक्विडेशन ही कर दो, कंपनी में कुछ है ही नहीं। यहाँ पर क्या है, यहाँ डायरेक्टली बैंक्रप्सी नहीं स्टार्ट होगी, ठीक है ना, क्योंकि बैंक्रप्ट जो है एक स्टिग्मा है। तो आपको पहले रीपेमेंट प्लान लाना है, देखना है कि भाई कर सकता है नहीं कर सकता, उससे पूछना तो है ही ना। तो वंस रीपेमेंट प्लान इज कंप्लीट, अगर मान लो रीपेमेंट हो गई कंप्लीट, तो क्या होगा, रिपोर्ट बाय आरपी विद इन 14 days ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्लान। अब या तो ये प्लान कंप्लीट होगा या नॉन कंप्लीट होगा। मान लो उसने रीपेमेंट प्लान दे दिया, अप्रूव भी हो गया डीआरटी से, लेकिन बाद में कंप्लीट नहीं हुआ, उसने कह दिया मैं 5 साल में दूंगा, दे नहीं पाया, या प्रीमेच्योर एंड हो गया रीपेमेंट प्लान का, तो आरपी विल आल्सो मेक ए रिपोर्ट इसमें। और इसमें कोई भी एक्सटेंशन ऑफ टाइम की कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे वहां पर कितनी कॉन्सेप्ट थी भाई, 90 days या 45 days डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोसेस, यहाँ पर कोई एक्सटेंशन ऑफ टाइम की कॉन्सेप्ट नहीं है। अब हम थोड़ा इसको डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। 78 क्या कहता है? 78 कहता है कि ये पार्ट जो है इट विल अप्लाई टू मैटर्स रिलेटिंग टू फ्रेश स्टार्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। 3 चीजें हैं, फ्रेश स्टार्ट, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी। किस किस की? इंडिविजुअल्स की और पार्टनर्स। वेयर द अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट इज नॉट लेस देन 1000 रुपीज। नॉट लेस देन 1000 का क्या मतलब है? मतलब 1000 या 1000 से ज्यादा। Provided that the central government may by notification specify the minimum amount of default of higher value which shall not be more than 1 lakh। मतलब इसको 1 लाख तक कर सकते हैं, अभी किया नहीं है। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन क्या है सीआईआरपी में? जैसे यहाँ पर ये 78 सेक्शन है, वहां क्या सेक्शन है? 4. ना सेक्शन, ठीक है। अब डेफिनेशन में क्या कहता है भाई, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है वो डीआरटी है, ठीक है। एसोसिएट पर्सन, एसोसिएट कौन है? एसोसिएट में पहला ए पर्सन हु बिलोंग्स टू द इमीडिएट फैमिली ऑफ द डेटर, ठीक है, एक तो वो। फिर रिलेटिव हो गया डेटर, और ए रिलेटिव ऑफ द स्पाउस ऑफ द डेटर। ए पर्सन, स्पाउस का मतलब सब समझते हैं मेरे हिसाब से। हम लोग आर्टिकलशिप कर रहे थे तो एक बहुत मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट था हमारे फर्म के ऊपर ही, तो वहां पर आया एक बंदा, हमारे प्रिंसिपल जो थे वो थोड़ा मजाकिया थे, वो वहां बात चली, इनकम टैक्स पढ़ रहे थे, वहां स्पाउस की बात चली। तो कहता जी, उन्होंने पूछा भाई स्पाउस का मतलब क्या होता है? कहता जी स्पाउस का मतलब बच्चे। कहता बच्चे होता है स्पाउस का मतलब। तो स्पाउस मींस हस्बैंड और वाइफ, ठीक है। तो ए रिलेटिव हु इज ए रिलेटिव ऑफ द। फिर उन्होंने कहा भाई यूपी में कई लोग जो है वो वाइफ नहीं बोलते, वो बच्चे ही बोलते हैं। अपनी वाइफ को भी बोलना होगा ना, कोई बच्चे, जैसे अगर आपकी वाइफ मायके गई है तो शहरों में तो बोलते हैं ना भाई हमारी वाइफ गई है बाहर, या मैडम या कुछ भी बोलेंगे।
वहां बच्चे ही बोलते हैं, वाइफ नहीं बोलते। ए पर्सन हु इज ए रिलेटिव ऑफ द डेटर और ए रिलेटिव ऑफ द स्पाउस ऑफ द डेटर, ठीक है। एसोसिएट में ये चीजें आ रही है, या जो पार्टनरशिप में इज इन पार्टनरशिप विद द डेटर। एक आदमी की, रामलाल की इंसॉल्वेंसी स्टार्ट हो रही है और रामलाल का पार्टनर है श्यामलाल, तो वो एसोसिएट माना जाएगा। ए पर्सन हु इज ए स्पाउस or a relative of any person with whom the debtor is in partnership. A person who is employer of the debtor or employee of the debtor. तो ये सारे जो हैं एसोसिएट में आ जाएंगे। ये ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट है, इन विच बेनिफिशियरीज ऑफ द ट्रस्ट इंक्लूड ए डेटर और द टर्म्स ऑफ द ट्रस्ट कन्फर ए पावर ऑन द ट्रस्टी विच मे बी एक्सरसाइज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द डेटर। ठीक है, अगर ट्रस्टी है तो ट्रस्टी के केस में अगर कोई ऐसी पावर है जो उस डेटर के बेनिफिट के लिए एक्सरसाइज की जा सकती है, मतलब बेनिफिशियरी है उस ट्रस्ट में, ठीक है। ए कंपनी वेयर द डेटर और द डेटर अलोंग विद हिज एसोसिएट्स ओन्स मोर देन 50% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी और कंट्रोल द अपॉइंटमेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो कंपनी भी एसोसिएट में आ जाएगी जिसमें जो डेटर है या डेटर अलोंग विद हिज एसोसिएट्स जो ऊपर दे रखे हैं सारे, ठीक है, अगर उनमें मोर देन 50% ऑफ द शेयर कैपिटल, ठीक है। अब रिलेटिव का क्या मतलब है? रिलेटिव का मतलब ये है कि जो मेंबर ऑफ एचयूएफ है या वन पर्सन इज रिलेटेड टू द अदर इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है। तो अब वो प्रेस्क्राइब्ड में क्या है? बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। ठीक, वो आपका रूल्स में आपको मिल जाएगी कि पूरी लिस्ट है उसमें। अब आगे देखते हैं। इसके सारे रूल्स आ गए क्या इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी के? हाँ, मैं देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल से रूल्स तो कुछ तो आ चुके हैं। कोर्स में तो नहीं है ना सर अभी? नहीं, आपको जितना पढ़ा रहे हैं उतना ही है बस, सिलेबस में तो इतना ही है। हाँ, एक मिनट। अब ये बैंकरप्ट का क्या मतलब है? बैंकरप्ट वो है डेटर हु हैज बीन एडजस्ड एज बैंकरप्ट बाय ए बैंकरप्सी ऑर्डर, तो जिसके अगेंस्ट में बैंकरप्सी ऑर्डर इशू हो चुका है, और ईच ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म वेयर ए बैंकरप्सी ऑर्डर अंडर सेक्शन 126 हैज बीन मेड अगेंस्ट ए फर्म। अगर फर्म के अगेंस्ट में ऑर्डर है तो जितने भी पार्टनर हैं उस फर्म के। तीसरा क्या है? एनी पर्सन एडजस्ड एज एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, तो ये बैंकरप्ट का ये मतलब है। और बैंकरप्सी क्या है? बैंकरप्सी मींस द स्टेट ऑफ बीइंग बैंकरप्ट। फिर बैंकरप्सी डेट क्या है? बैंकरप्सी डेट इन रिलेशन टू ए डेट मींस पहला एनी डेट ओन्ड बाय हिम एज ऑन द बैंकरप्सी कमेंसमेंट डेट। जैसे वहां पर इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट या लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट होती है, तो यहाँ पर बैंकरप्सी कमेंसमेंट डेट है। तो बैंकरप्सी डेट क्या क्या है? बैंकरप्सी डेट वो डेट है जो उसने देना है एज ऑन द बैंकरप्सी कमेंसमेंट डेट, ठीक है भाई। कोई कट ऑफ डेट तो निकालनी पड़ेगी ना। एनी डेट फॉर विच ही मे बिकम लायबल आफ्टर बैंकरप्सी कमेंसमेंट डेट बट बिफोर इज डिस्चार्ज बाय रीजन ऑफ एनी ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बिफोर द बैंकरप्सी कमेंसमेंट डेट। बैंकरप्सी कमेंसमेंट डेट से पहले कोई ट्रांजैक्शन थी तो अगर उसके लिए वो लायबल हो जाएगा, ठीक है, आफ्टर बैंकरप्सी कमेंसमेंट डेट बट बिफोर इज डिस्चार्ज, तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा। एनी इंटरेस्ट भी इसमें आ जाएगा, जैसे डेट इंक्लूड्स इंटरेस्ट सीआईआरपी में पढ़ते हैं। बैंकरप्सी कमेंसमेंट डेट कौन सी? जिस डेट को बैंकरप्सी ऑर्डर इशू किया। फिर बैंकरप्सी ऑर्डर क्या है? इट इज एन ऑर्डर पास्ड बाय एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर सेक्शन 126। फिर बैंकरप्सी प्रोसेस क्या है? मींस ए प्रोसेस अगेंस्ट ए डेटर अंडर चैप्टर 4 and 5 ऑफ दिस पार्ट। बैंकरप्सी ट्रस्टी क्या है? जैसे वहां पर लिक्विडेटर है ना, यहाँ पर बैंकरप्सी ट्रस्टी है। तो बैंकरप्सी ट्रस्टी मींस द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंटेड एज ए ट्रस्टी फॉर द एस्टेट ऑफ द बैंकरप्ट अंडर सेक्शन 125। तो हम देखते हैं ना भाई, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है उसके अलग अलग रोल होते हैं, तो ये भी एक रोल है। आप आईआरपी बन सकते हो, आप आरपी बन सकते हो, आप लिक्विडेटर बन सकते हो,
है ना, आप बैंक्रप्सी ट्रस्टी बन सकते हो। तो ये है बैंक्रप्सी। लिक्विडेटर समझो, लिक्विडेटर ऑफ एन इंडिविजुअल समझो, ठीक है। चैप्टर का क्या मतलब है? चैप्टर दिस पार्ट कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स क्या है? कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड। डेटर इंक्लूड्स ए जजमेंट डेटर। डिस्चार्ज ऑर्डर क्या है? डिस्चार्ज ऑर्डर मींस एन ऑर्डर पास्ड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक जजमेंट डेटर को एक बार क्लियर करिए ना, है। जजमेंट डेटर। जजमेंट डेटर को एक्सप्लेन करें, हाँ एक मिनट, कौन सा सेक्शन है ये सेक्शन है जी हमारा 79। हाँ एक मिनट, अभी करते हैं। सेवेंटी नाइन का कौन सा था ये आपका 12। जजमेंट डेटर 79 का जो 12 है ना, बैंकरप्ट कौन है? बैंकरप्ट मींस डेटर सर, डेटर इंक्लूड जजमेंट डेटर। एक मिनट सीपीसी में चलता था ना, या डीआरटी में चलता है? इमीडिएट। तो जजमेंट डेटर क्या है? द डेटर एज डिफाइंड इंक्लूड्स ए जजमेंट डेटर। A judgment debtor means any person against whom a decree has been passed or an order capable of execution has been made. ये है judgment debtor। ये हमारा सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड से डेफिनेशन आ रही है। तो अगर आप सीपीसी जो हमारे सिलेबस में है, वहां पर आप सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 में जजमेंट डेटर की डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। वहां पर क्या होता है? एक होता है जजमेंट डेटर और एक होता है डिक्री होल्डर। डिक्री होल्डर कौन है? जिसके फेवर में डिक्री की गई। जजमेंट डेटर कौन है? जिसने पैसे देने हैं, वो जजमेंट डेटर होता है। ठीक है, तो आप ऐसे समझो। तो जजमेंट डेटर मींस एनी पर्सन अगेंस्ट whom a decree has been passed or an order capable of execution has been made. A judgment debtor is one who is obligated to pay a debt or damages in accordance with a judgment entered by a court. ठीक है, तो कोर्ट की जजमेंट में जिसको पैसे देने वो जजमेंट डेटर। तो जजमेंट डेटर ऑल्सो इंक्लूड्स ए श्योरिटी, इसमें श्योरिटी भी शामिल है। Thus, for a creditor being a decree holder, a surety against whom a decree has been passed for payment of debts payable by the principal borrower is a judgment debtor, and the creditor can bring insolvency and bankruptcy proceedings under this code. A judicial decision or order is known as a decree. ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। उसके बाद जो फॉरेनर है, फॉरेनर भी डेटर है, ठीक है ना। तो द आईबीसी अप्लाइज टू ए डेटर हु इज सब्जेक्ट टू लॉज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इफ ए फॉरेनर रिजाइड्स एंड कैरीज ऑन एनी बिजनेस इन इंडिया, ठीक है, और ए फॉरेनर इज ए पार्टनर इन ए फर्म इन इंडिया व्हिच कैरीज ऑन इट्स बिजनेस इन इंडिया, ही कैन बी सब्जेक्ट टू आईबीसी अंडर द कोड। ठीक है, तो आईबीसी में फॉरेन डेटर भी आ जाएगा। आगे चलते हैं। डिस्चार्ज ऑर्डर। डिस्चार्ज ऑर्डर क्या है? डिस्चार्ज ऑर्डर मींस एन ऑर्डर passed by the adjudicating authority. ठीक है, discharging the debtor under section 92, 119 and section 138 as the case may be. Excluded assets. Excluded assets क्या है भाई? देखो ऐसे है, ये हो रहा है इंडिविजुअल की इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी। अब इंडिविजुअल का ये थोड़े कि आप उसकी किताबें बर्तन ही बेच दोगे, ठीक है ना। तो एक्सक्लूडेड एसेट्स में जो उसके अनएनकम्बर्ड, एक तो वर्ड है इसमें अनएनकम्बर्ड। अनएनकम्बर्ड का मतलब जिसके अगेंस्ट में लोन नहीं ले रखा, मोटी भाषा में ये समझो आप। ठीक है, जो फ्री है। ठीक है, तो अनएनकम्बर्ड अगर लोन ले रखा है तो वो एक्सक्लूड नहीं होगा। ठीक है भाई, ये हमें एसेट्स उसके पहले उसके एसेट्स देखने पड़ेंगे ना भाई। हमें उसकी इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी करनी है, हमें हो सकता है उसके एसेट्स बेचने पड़े। पहले तो वो रिपेमेंट प्लान दे देगा, अगर वो रिपेमेंट प्लान नहीं देता तो हमें उसकी बैंक्रप्सी करनी है। बैंक्रप्सी करने के लिए उसके एसेट्स आपको देखने पड़ेंगे। तो एसेट्स में कौन सी चीज इंक्लूड होगी और कौन सी चीज एक्सक्लूड होगी, ये यहाँ दिया हुआ। तो अनएनकम्बर्ड टूल्स, बुक्स, व्हीकल्स एंड अदर इक्विपमेंट as are necessary to the debtor or bankrupt for his personal use or for the purpose of his employment, business or vocation. ठीक,
तो जो उसके बिजनेस में यूज होते हैं या उसके पर्सनल यूज में होते हैं वो अनएनकम्बर्ड टूल्स, बुक्स और व्हीकल्स। मान लो 4 कारें, अब वो 4 कारें तो ये नहीं कह सकता मेरी चारों पर्सनल यूज में होती हैं, ठीक है। उसके बाद अनएनकम्बर्ड फर्नीचर, हाउस होल्ड इक्विपमेंट एंड प्रोविजंस एज आर नेसेसरी फॉर सेटिस्फाइंग द बेसिक डोमेस्टिक नीड्स ऑफ द बैंकरप्ट एंड हिज इमीडिएट फैमिली। ये नहीं भाई उसका घर का आप फोल्डिंग बेड ही उठा के ले जाओ, वो नहीं। Any unencumbered personal ornaments of such value as may be prescribed of the debtor or his immediate family which cannot be parted with in accordance with religious usage। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कोई नहीं, मान लो मंगलसूत्र है, किसी ने इस टाइप से पहन रखा है, तो जो रिलीजियस यूसेज की वजह से आप उस यू कैन नॉट पार्ट विद, तो उस केस में वैल्यू है प्रेस्क्राइब्ड वैल्यू कितनी, शायद 20,000 है, कितनी है, कितनी वैल्यू इसमें? इसमें वैल्यू कितनी है? सर रूल्स तो देखिए नहीं, रूल्स 1 लाख है 1 लाख है, हाँ हाँ, तो जो भी वैल्यू, ठीक है, वो वैल्यू। उसके बाद सर कहाँ प्रिस्क्राइब्ड है ये 1 लाख? ये रूल्स में, सर रूल्स मुझे तो दिखे ही नहीं इसके। कोई बात नहीं, बता दे, अब हमें पढ़ेंगे रूल्स रेगुलेशंस अलग से पढ़ेंगे, डोंट वरी। हाँ जी, एनी अनएनकम्बर्ड, वो सिंपल याद करना है आपको, कोई बात। एनी अनएनकम्बर्ड, कई बार क्या होता है नोटिफिकेशन में आती है चीजें, बहुत सारी चीजें। एनी, वैसे प्रेस्क्राइब लिखा तो रूल्स में ही होगा। एनी अनएनकम्बर्ड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, कई बार लोग क्या होता है एलआईसी पे भी लोन लेते हैं, तो एलआईसी पे लोन लिया तो वो शामिल फिर एक्सक्लूड नहीं हो सकती, अगर कोई जिस पे लोन नहीं लिया वो एक्सक्लूड हो जाएगी, या कोई पेंशन प्लान लिया आपने अपने नेम ऑफ डेटर या इमीडिएट फैमिली के लिए, ठीक है। एक मकान छूट जाएगा, सिंगल यूनिट ओन्ड बाय द डेटर ऑफ सच वैल्यू एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, कितनी 20 लाख है, कितनी वैल्यू इसमें भी सिटीज के हिसाब से है वैल्यू जो है ना इसमें, 20 lakhs and 10 lakhs सर। हाँ 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 हाँ, वही ना, इसी टाइप से वो सिटीज के हिसाब से है कुछ, कि भाई कितना आपको वो करना है। अब इसमें बात ये भी आ जाती है कि भैया ड्वेलिंग यूनिट कैसे आप करोगे, ठीक है ना। तो वो ये कहता है कि एन अनएनकम्बर्ड सिंगल ड्वेलिंग यूनिट ओन्ड बाय द डेटर ऑफ सच वैल्यू एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। इफ द डेटर ओन्स अ ड्वेलिंग यूनिट द सेम वुड बी कंसिडर्ड एज एक्सक्लूडेड एसेट्स, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट ड्वेलिंग यूनिट मे बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपने बता दिया है ना, कितनी बताई, 20 लाख और 10 लाख है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सिटी। अब इट इज नॉट क्लियर what will be the fate of the dwelling unit where the debtor owns a single dwelling unit but its value exceeds the value prescribed by the central government, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, जितना उसी को छोड़ना है आपने, जितनी वैल्यू प्रेस्क्राइब्ड है उससे ऊपर का, मान लो आपने 10 करोड़ का मकान खरीद रखा तो नहीं होगा। अब उसमें से भी क्या आप 20 लाख रुपए छोड़ोगे, 10 लाख छोड़ोगे, बाकी को करोगे, क्या करोगे। और ड्वेलिंग यूनिट का क्या मतलब है, ड्वेलिंग यूनिट में मीन ए स्ट्रक्चर और द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर दैट इज यूज्ड एज अ होम, रेजिडेंस या स्लीपिंग प्लेस बाय वन पर्सन हु मेंटेन्स ए हाउसहोल्ड और बाय 2 or more persons हु मेंटेन ए कॉमन हाउसहोल्ड, ठीक है। द यूज ऑफ द वर्ड सिंगल ड्वेलिंग यूनिट इज इंटरव्यूइंग, इट प्रोबेबली रेफर्स टू वन ड्वेलिंग यूनिट इन ए बिल्डिंग हैविंग मोर देन वन ड्वेलिंग यूनिट्स। तो ये भी हो सकता, ड्वेलिंग यूनिट कैसे आप कंसिडर करोगे उसको। उसके बाद आगे फिर क्या कहता है, एक्सक्लूडेड डेट। एक्सक्लूडेड डेट में क्या आ रहा है, एक्सक्लूडेड डेट में आपके आ रहे हैं लाइबिलिटी टू पे फाइन इम्पोज्ड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल, लाइबिलिटी टू पे डैमेजेस फॉर नेग्लिजेंस, न्यूसेंस और ब्रीच ऑफ, तो ये एक्सक्लूड नहीं होंगे। वो हमने क्या पढ़े ऊपर, एक्सक्लूडेड एसेट्स, यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, एक्सक्लूडेड डेट, मतलब ये डेट तो देने ही देने हैं, ये वाले एक्सक्लूड नहीं होंगे। लाइबिलिटी टू पे फाइन इम्पोज्ड बाय द कोर्ट, मतलब आपकी इंसॉल्वेंसी हो जाए तो भी इसकी जिम्मेदारी है आपकी। लाइबिलिटी टू पे डैमेजेस फॉर नेग्लिजेंस, न्यूसेंस और ब्रीच ऑफ ए स्टैट्यूटरी, कॉन्ट्रैक्चुअल और अदर लीगल ऑब्लिगेशन। लाइबिलिटी टू पे मेंटेनेंस टू एनी पर्सन अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग, आपने कोई मैट्रिमोनियल मेंटेनेंस देना है, वो सब चीजें उसके लिए। लाइबिलिटी इन रिलेशन टू ए स्टूडेंट लोन, any other debts as may be prescribed। तो ये सारे आपके एक्सक्लूडेड डेट में आ जाते हैं, ठीक।
अब लाइबिलिटी टू पे फाइन, अब ये क्या कहता है कि भाई लाइबिलिटी टू पे फाइन इम्पोज्ड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स इज एन एक्सक्लूडेड डेट। तो एनी पेनल्टी इम्पोज्ड बाय एनी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अंडर एनी लॉ इज नॉट कवर्ड अंडर एक्सक्लूडेड डेट। तो ये क्या कहता है, ये फाइन की बात करता है, ठीक है ना। कहाँ गया ये तो फाइन में क्या है, पेनल्टी नहीं है अगर किसी, ये कोर्ट और ट्रिब्यूनल की बात करता है। कोर्ट और ट्रिब्यूनल में क्या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी आएगी कि नहीं आएगी, भाई लॉ में जो लिखा वही पढ़ना है आपको। तो एनी पेनल्टी इम्पोज्ड बाय एनी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अंडर एनी लॉ इज नॉट कवर्ड अंडर एक्सक्लूडेड डेट। और फाइन का क्या मतलब है, फाइन का मतलब है सम ऑफ मनी विच बाय जजमेंट ऑफ ए कंपिटेंट जुरिसडिक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी पेड फॉर द पनिशमेंट ऑफ एन ऑफेंस। This is a pecuniary punishment imposed by court upon a person convicted of crime. ठीक है, फिर liability to pay damages. Liability to pay damages में क्या है, the liability to pay damages for negligence, nuisance or breach of a statutory, contractual or other legal obligation is also considered as an excluded debt. तो ये भी excluded debt में आता है। अब जो damages है वो liquidated भी हो सकते हैं और unliquidated भी हो सकते हैं। The inclusion of liability to pay damages under a breach of contract under excluded debt is surprising. अब इसमें क्या कर दिया, ये जो liability to pay damages ये डाल दिया हमने किसमें, excluded debt में। The liability on account of breach of contract comes under qualifying debt, ठीक है, but the liability to pay damages for breach of contract is considered as an excluded debt. भाई अगर आपने कोई लाइबिलिटी है आपकी ऑन अकाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो तो क्वालिफाइंग डेट में आ रही है आपकी। क्वालिफाइंग डेट की भी डेफिनेशन है, एक्सक्लूडेड डेट की भी डेफिनेशन है, ठीक है। लेकिन अब ये जो है इसको आपने जो डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये कर दिया आपने एक्सक्लूडेड डेट में, ठीक है। लाइबिलिटी तो आप डेट में शामिल कर रहे हो, ठीक है ना, लेकिन जो लाइबिलिटी टू पे डैमेजेस हैं वो उसको एक्सक्लूडेड डेट में ले रहे हो। ऐसा क्यों? The liability to pay arising out of breach of contract, whether as damages or otherwise, arises out of a business or commercial contract, and making a distinction does not serve any logic. It is not understandable as to why the liability to pay damages for breach of contract has been kept at a higher pedestal than the liability payable for a breach of contract. ठीक है भाई, इसको क्यों एक्सक्लूड कर दिया आपने लाइबिलिटी टू पे डैमेजेस को, कोई रीजनिंग समझ में आती नहीं। द डैमेजेस अराइजिंग आउट ऑफ ब्रीच ऑफ नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, स्टैट्यूटरी और लीगल ऑब्लिगेशन इज अंडरस्टैंडेबल। These instances have a statutory or legal genesis and arise out of a court order. Legal obligation can be defined as the obligation or duty that is enforced by a court of law. It can be a debt and the legal responsibility to carry out what the law. ठीक, आगे चलते हैं। Liability to pay maintenance. Maintenance में क्या आ रहा? Maintenance में आ रहा है maintenance to any person under any law for the time being in force. अब literal meaning का मतलब क्या होगा? Literal meaning maintenance का मतलब है sustenance या support. ठीक है, ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में है, क्योंकि क्या होता है वो मैट्रिमोनियल मैटर्स होते हैं, भाई आपका कोई झगड़ा चल रहा है वाइफ हस्बैंड का, उसको मेंटेनेंस देनी है, वो सब चीजें इसमें आ जाती है। तो ये आपका कवर्ड है सेक्शन 125 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में है। तो दिस कॉन्सेप्ट फर्दर स्टेम्स फ्रॉम आर्टिकल 15 सबसेक्शन 3 रीइंफोर्स्ड बाय आर्टिकल 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो वहां पर क्या है, मेंटेनेंस में क्या है, फूड है, क्लोथिंग है, शेल्टर है, ये सब चीजें, ठीक है। ये वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स के लिए होता है नॉर्मली, जो भी आपके वो डिपेंडेंट्स हैं उनके लिए। द मेंटेनेंस यूजुअली कवर द एक्सपेंसेस फॉर नेसेसिटीज और एसेंशियल्स फॉर सस्टेनेंस, ठीक है। तो वाइफ है, चिल्ड्रन है, पेरेंट्स हैं, ये सब चीजें इसके अंदर आ जाती है। लायबिलिटी इन रिलेशन टू स्टूडेंट लोन, भाई ये जो स्टूडेंट लोन है, स्टूडेंट लोन नॉर्मली क्या होता है, हायर एजुकेशन के लिए देते हैं, चाहे इंडिया में आपने करनी हो या बाहर करनी हो। तो अब लोन में क्या होता है, कोई कोलेटरल तो लेते नहीं नॉर्मली, जैसे कोई बच्चा बाहर पढ़ने जाता है तो जैसे विद्यासागर लोन स्कीम है कैनरा बैंक की और बहुत बहुत सारी स्कीम है, तो उस केस में क्या होता है कोई कोलेटरल तो लेते नहीं। वो कहते हैं जब ये पढ़ना, जब ये रीपेमेंट कोई भी कर सकता है, पेरेंट भी कर सकता है और वो बच्चा खुद भी कर सकता है जब वो कमाने लगे। तो फॉर लोन्स अप टू अ सर्टेन अमाउंट नो कोलेटरल सिक्योरिटी इज टेकन एंड द इंटरेस्ट रेट इज टिपिकली लोअर देन द कमर्शियल रेटिंग, है ना।
द रीपेमेंट, और इसमें 8 साल की कॉन्सेप्ट भी है जो 80 सेक्शन है हमारा इनकम टैक्स में, अगर हम उससे कोरिलेट करें। द रीपेमेंट्स कमेंसेस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, जैसे IIM वगैरह का कोर्स करते हैं बच्चे या फॉरेन में पढ़ने जाते हैं, MS करने जाते हैं, तो उस केस में सच लोन्स फॉल अंडर एक्सक्लूडेड डेट एज इफ इट इज included in qualifying debt. It may become a trend to take a student loan and then be declared as bankrupt. ठीक है? It does not matter whether the student loan is utilized by the applicant or for any other person. For a personal guarantor also, the student loan would be considered as excluded debt. तो तीनों के लिए गारंटर के लिए भी excluded हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद में आते हैं अगला, ठीक है जी, फर्म। फर्म में क्या है? फर्म मीन्स ए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स कैरिंग ऑन बिजनेस। क्या है? तो फर्म मीन्स ए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स कैरिंग ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप वेदर और नॉट रजिस्टर्ड। तो ऐसा होता है, दो तरह की पार्टनरशिप होती है, एक रजिस्टर्ड होती है, एक अनरजिस्टर्ड होती है। तो चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, रजिस्टर्ड आपको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास रजिस्टर करानी पड़ती है, ठीक है ना। तो फर्म में इन्होंने बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स ले लिया, कैरिंग ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप, चाहे वो रजिस्टर्ड है चाहे वो अनरजिस्टर्ड है, दोनों चीजें कैन ले ली। सर यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हाँ, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, तो जब दो कंपनियां पार्टनरशिप में आती तो क्या वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं आएगा ना? When two corporates are under partnership. भाई देखो ऐसा होता है, कॉर्पोरेट भी क्या होता है, वो पढ़ाया तो था उसमें पार्टनरशिप एक्ट में, जब दिव्या सोमानी जी ने पढ़ाया था, उसमें क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव तो बाई डायरेक्टर ही होता है ना। वो जो पार्टनर होगा, कंपनी को, कंपनी बन तो जाती है पार्टनर, लेकिन वो कंपनी के आगे नाम भी लिखा जाता है कि उस कंपनी के बिहाफ पे कौन है बंदा उसमें। नहीं, वो तो नॉमिनेशन हो गया सर, वो ठीक है। हाँ हाँ, वो ठीक है, लेकिन फर्म में फिर इंडिविजुअल्स ही आएंगे, इसका मतलब फर्म के मतलब अगर कोई हाँ। कॉर्पोरेट पार्टनर है तो वो नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। तो पार्टनरशिप अमंग द इंडिविजुअल्स हु आर नोन एज पार्टनर मे बी कैरिड ऑन अंडर ए फर्म नेम। द पार्टनर्स collectively form a firm. Under the code, the firm is a body of individuals. तो conjunctive reading of section 4 of the Indian Partnership Act and section 78 and 79 suggests that firm and partnership firm mean the same and can be used interchangeably. तो जो फर्म है, और यहाँ पर फर्म लिखा हुआ, पार्टनरशिप फर्म में लिखा, ठीक है ना, तो इसका मतलब फर्म और जो पार्टनरशिप फर्म है उसको इंटरचेंजेबली आप यूज कर सकते हो। उसको अलग से, उस क्वेश्चन को पार करते हैं, आपका जो क्वेश्चन है उसको अलग से डिस्कस कर लेंगे, देख लेंगे। ये डिटेल आप कहाँ पढ़ रहे हो, जो अभी पढ़ रहे हो डिटेल? मेरे पास बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं, मेरे चारों तरफ किताबें रखी हुई हैं, तो उन्हीं में से वो क्या होता है, मैं ना कई बार मार्क कर लेता हूँ उन किताबों में, तो उसमें से पढ़ लेता हूँ, ये चीज है। और वो सारी चीजें तो यहाँ दिखाना पॉसिबल नहीं है। हाँ ठीक है। मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, मैं ना मार्क कर लेता हूँ, और मार्क भी कब करता हूँ, ज्यादातर कोई लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्वेश्चन पूछते हैं, उससे थोड़ा आइडिया, या मुझे कोई चीज अच्छी लगती है तो मैं देख लेता हूँ भाई यहाँ थोड़ा सा हो सकता है। फिर इमीडिएट फैमिली, इमीडिएट फैमिली में कौन है, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, और मैंने पूरी लाइब्रेरी बना रखी है अपनी, पढ़ने लिखने का बहुत शौक है मेरे को। तो इमीडिएट फैमिली ऑफ द डेटर मीन्स स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट पेरेंट, तो इमीडिएट फैमिली में जाते हैं। फिर पार्टनरशिप डेट क्या है, पार्टनरशिप डेट मीन्स ए डेट फॉर विच ऑल द पार्टनर्स इन ए फर्म आर जॉइंटली लायबल। मतलब जो इंडिविजुअल का अगर कोई डेट है अलग से, तो वो उसमें शामिल नहीं होगा। फिर क्वालिफाइंग डेट क्या है, क्वालिफाइंग डेट का मतलब ये है कि विच इंक्लूड्स इंटरेस्ट, डेट इंक्लूड्स इंटरेस्ट, ठीक है, ओड अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट by the debtor for a liquidated sum either immediately or at a certain future time and does not include। तो क्वालिफाइंग डेट में एक तो लिक्विडेटेड सम है, अनलिक्विडेटेड नहीं है, जो अभी क्रिस्टलाइज नहीं हुआ क्लेम वो नहीं है। फिर एक्सक्लूडेड डेट इसमें शामिल नहीं है क्वालिफाइंग डेट में, ठीक है, या ए डेट टू द एक्सटेंट इट इज सिक्योर्ड। तो सिक्योर्ड को तो जैसे हम सिक्योर्ड एसेट्स को भी अलग से छोड़ देते हैं, 52 में छोड़ते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर एनी डेट विच हैज बीन इनकर्ड 3 months prior to the date of application for fresh start process। Repayment plan क्या है, repayment plan means a plan prepared by the debtor in consultation with the resolution professional under section 105 containing a proposal to the committee of creditor for restructuring of his debts। मैंने बताया आपको कि repayment plan कौन बनाता है, debtor बनाता है in consultation with RP। RP देख लेता है भाई ये feasible है, workable है कि नहीं। फिर resolution professional कौन है, means an insolvency professional appointed under this part as a resolution।
तो IRP सर RP। एक बार क्वालिफाइंग डेट बताएंगे क्या? मेरी थोड़ा सा समझ में नहीं आया है, मिस हो गया है क्वालिफाइंग डेट। भाई ऐसा है ना, क्वालिफाइंग डेट तो वही है जो देनी है पैसे, आप समझो जैसे वहां पर डेट नहीं होता, CIRP में आप डेट की डेफिनेशन पढ़ते हो, वही चीज है क्वालिफाइंग डेट। देखो ऐसा ना, इसमें क्या है, एक तो एक्सक्लूडेड डेट आ गया, ठीक है ना, वहां पर कुछ एक्सक्लूड नहीं होता CIRP में, यहाँ पर एक्सक्लूड होते हैं, इसीलिए इसको डेट को वर्ड को क्वालिफाई कर दिया क्वालिफाइंग डेट से, मतलब डेट माइनस एक्सक्लूडेड डेट, वो ही समझो आप ये क्वालिफाई। तो एक्सक्लूडेड डेट होता क्या है ये, मतलब क्या, हमें समझ में नहीं आया ये। एक्सक्लूडेड डेट ऊपर तो बताया आपको, कोई फाइन है, कोई मेंटेनेंस देनी है आपने, वो सारी चीजें ये रहे ना। भाई आपने ऐसा है, डेट निकालोगे कैसे, एक आदमी ने कितने पैसे देने हैं, वो कहता है इस चीज को निकाल दो आप अलग, अगर कोई फाइन इम्पोज्ड है, कोई डैमेजेस हैं, मेंटेनेंस है, उसको अलग निकाल के क्वालिफाइंग डेट की बात करो, यहाँ पर जो ट्रीटमेंट होना है वो इसका होना है, ये तो पैसे इसने देने ही देने, ये चीज है। आगे और डिटेल में बताएंगे जब रेगुलेशंस करेंगे तो। हाँ जी, इसमें रेगुलेशन थोड़ी आने वाला है। अरे कुछ रूल्स वगैरह तो है ना, कुछ डिटेल आने, रूल्स तो है नाम इसमें। बता दीजिए सर, रूल है? कौन से हैं, रूल का नाम खाली बता दीजिए सर। मुझे किताब में देखना पड़ेगा, ऐसे मुझे भी याद नहीं, अभी इतना ही पढ़ लेते हैं इसको। तो आप समझो कि वो क्या कह रहा है, ये चीजें कुछ उसमें एक्सक्लूड कर रहा है, वो बेसिकली ये चीजें उसमें एक्सक्लूड कर रहा है डेट में। भाई ऐसा है, पहले हमने लेने, जैसे CIRP में तो कोई एक्सक्लूजन है ही नहीं, तो यहाँ इसने कुछ चीजें एक्सक्लूड कर दी, मतलब इनसे छुटकारा हो गया एक किस्म से, आप ऐसे समझो एक्सक्लूडेड डेट से, मतलब ये नहीं देना आपको, मोटी बात है, मैं ये समझो आपने मतलब टोटल डेट देने थे, जैसे मान लो, ठीक है ना भाई, आपने लोन लिया होगा, किसी से सर्विसेज ली होंगी, क्योंकि सारा एक तो क्रेडिटर में ही आ रहे हैं सारे, फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑपरेशन क्रेडिटर तो है नहीं, आपने टोटल जितने भी दे रही है ना सबको, चाहे लोन लिया है, चाहे आपने किसी से सर्विसेज अवेल की, सारे को जोड़ देंगे, उसमें से क्या क्या घटाना है, उसमें से घटाना ये है कि कोर्ट का कोई अगर फाइन है, कोई मेंटेनेंस चार्जेस आपने देने हैं, ये सब चीजें घटा देनी है उसमें, ये घटाने के बाद में जो चीज आएगी वही क्वालिफाइंग डेट है। रीपेमेंट प्लान तो डेटर बनाएगा, रेजोल्यूशन प्रोविजनल वहां IRP और RP की बात नहीं है, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, RP। फिर अनडिस्चार्ज्ड बैंकरप्ट कौन है, अनडिस्चार्ज्ड बैंकरप्ट मींस ए बैंकरप्ट हु हैज नॉट रिसीव्ड ए डिस्चार्ज ऑर्डर, तो जिसको डिस्चार्ज ऑर्डर नहीं मिला वो अनडिस्चार्ज। आप कहीं पर भी देखें, जैसे सेक्शन 29A में भी देखें, तो कॉन्सेप्ट क्या आती है, वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट की कॉन्सेप्ट आती है ना, इसका मतलब जिसको डिस्चार्ज ऑर्डर इशू हो गया वो फ्री हो गया, वो दोबारा फिर वो बिल्कुल पवित्र आदमी हो गया, तो जो इनएलिजिबिलिटी अट्रैक्ट होती है वो अनडिस्चार्ज तक ही होती है, जब तक डिस्चार्ज ऑर्डर इशू नहीं हुआ। अब चलते हैं फ्रेश स्टार्ट, सेक्शन 80, ये क्या कहता है, कौन फ्रेश स्टार्ट कर सकता है। बेसिकली कई लोग कहते हैं ये इसमें 20,000 और 35,000 60,000 में कौन आएगा, ये एक्चुअली ना गवर्नमेंट अपने हिसाब से प्रोविजन रख लेती है, मान लो फार्मर्स के लोन माफ करने हो कल को, तो उनको यहाँ ले आएंगे, ठीक है, अभी कोई आया नहीं वैसे फ्रेश स्टार्ट में, तो ए डेटर हु इज अनेबल टू पे हिज डेट एंड फुल, सिर्फ इसमें यही होगा, इसको कह देंगे तू मौज कर, मतलब फ्रेश स्टार्ट मतलब कुछ नहीं देना तुझे, सिर्फ एक एंट्री हो जाएगी तुम्हारे रिकॉर्ड में कि भाई ये फ्रेश स्टार्ट इसने अवेल किया था, इतनी बात है। ए डेटर हु इज अनेबल टू पे हिज डेट, मतलब बिल्कुल ही भूखा नंगा है, उससे क्या ले लोगे आप, तो इसको कह दिया भाई फ्रेश स्टार्ट। कौन एप्लीकेशन दे सकता है, ए डेटर हु इज अनेबल टू पे हिज डेट एंड फुलफिल्स द कंडीशन, जो कंडीशन स्पेसिफाइड है सबसेक्शन 2 में, ये एप्लीकेशन दे सकता है फॉर फ्रेश स्टार्ट फॉर डिस्चार्ज ऑफ हिज क्वालिफाइंग डेट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको तो क्वालिफाइंग डेट निकालना है, क्वालिफाइंग डेट निकालने के लिए डेट में से एक्सक्लूडेड डेट निकालो, वो क्वालिफाइंग डेट हो जाएगा। अगर वो क्वालिफाइंग डेट इन कंडीशंस में आता है जो सबसेक्शन 2 में दे रखे हैं, तो यू आर एलिजिबल फॉर फ्रेश स्टार्ट, तो डेटर जो है एक फ्रेश स्टार्ट की एप्लीकेशन दे सकता है, अपने आप भी कर सकता है, थ्रू RP भी दे सकता है, ठीक है। ग्रॉस एनुअल इनकम उसकी 60,000 से ज्यादा नहीं है, ठीक है। जो एसेट्स हैं उसके पास वो 20,000 से ज्यादा नहीं है,
और जो क्वालिफाइंग डेट है उसके वो 35,000 से ज्यादा नहीं है, ठीक है। एंड ही इज नॉट एन अनडिस्चार्ज बैंकक्रप्ट, उसके पास कोई मकान भी नहीं है ना, चाहे वो अनकम्बर्ड हो या नहीं है, और कोई फ्रेश स्टार्ट उसका पेंडिंग सर, नहीं है पहला। हाँ जी, सर, हेलो, हाँ बोलिए बोलिए मैडम। ये these limits are very less. I mean, who qualifies all this? नहीं, many agriculturists नहीं, I explain to you, many agriculturists may come under this if the government wants to avail this for some political purpose, they can avail this limit। भाई वहां पर क्या होता है, एग्रीकल्चरल क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपने लोन ले लिया 10,000 20,000 रुपए का, इनकम उनकी कोई होती नहीं है, रिटर्न वो भरते नहीं है ना, तो उस केस में गवर्नमेंट हैज केप्ट ए लीवे फॉर दिस पर्पस कि भाई दे मे एग्जेम्प्ट सर्टेन क्लास ऑफ पर्संस, कि भाई इनको एग्जेम्प्ट कर दो, वो चीज है। शहरों में हमें लगता है कि लिमिट नहीं है, लेकिन होती है, बहुत सारे लोग ऐसे बेचारे कूड़े में से उठा के भी खाना खाते हैं, ऐसे भी लोग हैं। और वो आरपी भी रखेगा, सोचो आरपी को क्या देगा बेचारा जिसके पास कुछ नहीं है, तो लिखा है एप्लीकेशन आरपी के थ्रू भी हो सकती है। हाँ जी, तो नो, ठीक है, तो नो प्रीवियस फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर अंडर दिस चैप्टर हैज बीन मेड इन रिलेशन टू हिम इन दी प्रीसीडिंग 12 months ऑफ द डेटर। तो बेसिकली गवर्नमेंट हैज केप्ट, भाई लॉ जब बनाते हैं तो लॉ में तो हर तरह की पॉसिबिलिटीज रखते हैं ना वो, तो इस तरह से ऑल्दो दीज लिमिट्स अपीयर टू बी क्वाइट लो, बट गवर्नमेंट माइट यूटिलाइज इट फॉर से पॉलिटिकल पर्पसेस टू एग्जेम्प्ट फार्मर्स लोन्स एक्सेट्रा। 81 क्या कहता है, वहां पर दिया भी हुआ है, अगर आप उस लॉ को पढ़े, अगर आप इसकी बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म्स कमेटी की रिपोर्ट पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है क्या क्या इसमें शामिल होंगे। इसके अंदर जो शामिल होंगे ना, मैं बताता हूँ आपको। ये स्टूडेंट लोन बोरोवर, कंज्यूमर फाइनेंस बोरोवर्स, क्रेडिट कार्ड बोरोवर्स, फार्मर्स, माइक्रो फाइनेंस बोरोवर्स, पार्टनरशिप फर्म्स, तो ये इनकी मतलब दे हैड दिस थिंग इन माइंड, इनके जब ये क्या, ये बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म्स कमेटी की रिपोर्ट में है कि टू हुम दे वांट टू ब्रिंग इट। द कमेटी रिकमेंडेड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ न्यू इंसॉल्वेंसी लॉ टू द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ नॉन इनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज बिसाइड्स नेचुरल पर्संस। तो उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप को लाए वो, पार्टनर गारंटर, कंज्यूमर फाइनेंस बोरोवर्स, स्टूडेंट लोन बोरोवर्स, क्रेडिट कार्ड बोरोवर्स, फार्मर्स, माइक्रो फाइनेंस बोरोवर्स और पार्टनरशिप फर्म। तो फार्मर्स का भी कहीं ना कहीं उनके बैक ऑफ द माइंड में है। नाउ 81 क्या बोलता है, 81 ये बोलता है कि एप्लीकेशन फॉर फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस। So application for, when an application is filed under section 80 by an debtor, an interim moratorium shall commence। ठीक है, तो यहाँ पर there are two types of moratorium, one is interim moratorium and then is moratorium। So this interim moratorium shall commence on the date of filing of the said application in relation to all the debts and shall cease to have effect on the date of admission or rejection। ठीक है, तो यहाँ interim moratorium आ गया, or which will cease to have effect on the date of admission या rejection। अभी प्लीज कीप इन माइंड वी आर स्टडिंग फ्रेश स्टार्ट, ये फ्रेश स्टार्ट ही चल रहा है हमारा। और इंटरिम मॉरिटोरियम में क्या होगा, एनी लीगल एक्शन और लीगल प्रोसीडिंग पेंडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ हिज डेट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन स्टेट। ठीक है, कोई भी लीगल एक्शन या लीगल प्रोसीडिंग, अभी तो लीगल प्रोसीडिंग पर भी सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन वन जजमेंट कि देयर इज डिस्टिंक्शन बिटवीन लीगल प्रोसीडिंग एंड सूट, प्रोसीडिंग और सूट के बीच में भी उन्होंने डिस्टिंक्शन की। उसके बाद में एंड नो क्रेडिटर शैल इनिशिएट एनी लीगल एक्शन और प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डेट। अगर कोई ऑलरेडी चल रही है तो वो स्टे हो जाएगी और क्रेडिटर कोई इनिशिएट नहीं कर सकता। ठीक है,
The application under section 80 shall be in such form and manner and accompanied by such fee as may be prescribed. तो इसके लिए जो भी वो है फॉर्म, उसके अंदर ये आपको एक मिनट, अच्छा जी, अब the application ये rules में है. The application under subsection 3 shall contain the following information supported by an affidavit. List of all debts owed by the debtor as on the date of the said application, along with details relating to the amount of each debt, interest payable thereon, and the names of the creditors to whom each debt is owed. तो आपको क्या देना है एप्लीकेशन में, क्या क्या चीज देनी है, एफिडेविट भी लगाना है, जितने भी डेट्स हैं आपके एज ऑन द डेट ऑफ द सेड एप्लीकेशन, और डिटेल्स देनी है रिलेटिंग टू द अमाउंट ऑफ ईच डेट, इंटरेस्ट कितना है, और नेम्स ऑफ क्रेडिटर्स भी आपको देने हैं जिनको आपने ये पैसे देने हैं. ठीक है, क्योंकि फ्रेश स्टार्ट की एप्लीकेशन लगा कौन रहा है, डेटर लगा रहा है, खुद लगा सकता है या आरपी के थ्रू लगा सकता है. तो interest payable on the debts and the rate thereof stipulated in the contract, ये भी देना है आपको. अगर कोई सिक्योरिटी हेल्ड है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द डेट्स, वो भी देना है. फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देनी है ऑफ द डेटर एंड हिज इमीडिएट फैमिली फॉर अप टू 2 years प्रायर टू द डेट ऑफ द एप्लीकेशन. ठीक है, इमीडिएट फैमिली की डेफिनेशन में हम पढ़ चुके हैं. Particulars of the debtors personal details as may be prescribed. मैं तो चाहूंगा कि जो पार्टिसिपेंट है हमारे, वो जो रिलेटिव की डेफिनेशन है उसका भी एक चार्ट बनाओ आप. रिलेटिव की डेफिनेशन देखो, इनकम टैक्स में अलग है, कंपनीज एक्ट में अलग है, आईबीसी में अलग है. ठीक है ना, तो इसका एक कंपैरेटिव चार्ट बनाओ. तीनों चीजें हमारे सिलेबस में है, इनकम टैक्स भी है और कंपनीज एक्ट भी है और आईबीसी तो है ही है. तो तीनों का ना आप एक कंपैरेटिव चार्ट बनाओ, वो सबके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा. Particulars of the debtor's personal details as may be prescribed. फिर reason for making application. फिर particulars of any legal proceedings which to the debtor's knowledge has been commenced against him. And the confirmation that no previous fresh start has been made in respect of the qualifying debts of the debtor in the preceding 12 months. तो ये fresh start की application दे सकता है. fresh start में 20, 35 और 60 की लिमिट है. फिर आरपी अपॉइंट हो जाएगा इसमें. भाई ये कहता है कि खुद भी लगा सकता है और आरपी के थ्रू भी लगा सकता है. तो जिसमें खुद लगाई उसमें आरपी अपॉइंट करना पड़ेगा ना. वेयर एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 80 इज फाइल्ड बाय द डेटर थ्रू ए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. बोर्ड जो है 7 दिन में पूछ लेगी एंड शैल सीक कंफर्मेशन फ्रॉम द बोर्ड दैट देयर आर नो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हु हैज सबमिटेड सच एप्लीकेशन. आप सोचोगे यार 20, 35, 60 में रेजोल्यूशन प्रोविजनल कहां से आएगा. देखो ऐसा होता है गरीब लोगों के लिए भी, जैसे हमारे लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है ना, होती है ना लीगल सर्विस अथॉरिटी, इस टाइप की कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आ सकती है. बोर्ड शेल कम्युनिकेट टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन राइटिंग आइदर कंफर्मेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द आरपी और रिजेक्शन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द आरपी. ठीक है, एंड नॉमिनेट ए आरपी सुटेबल फॉर द फ्रेश स्टार्ट. तो बोर्ड के ऊपर पावर है, बोर्ड शैल कम्युनिकेट टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन राइटिंग. ठीक है, वेयर एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 80 इज फाइल्ड बाय द डेटर हिमसेल्फ. उसने खुद एप्लीकेशन फाइल की, आरपी के थ्रू फाइल नहीं की, तो जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वो बोर्ड से पूछ लेगी 7 दिन में. ठीक है, और बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड विल नॉमिनेट ए आरपी विद इन 10 days. अच्छा,
The adjudicating authority shall by order appoint the RP recommended or nominated by the board. ठीक है. A resolution provisional इसको कॉपी दी जाएगी of the application for fresh start. कि भाई ये एप्लीकेशन इसकी आई है, हो सकता है कोई झूठी एप्लीकेशन लगा दे, ये भी हो सकता है ना. तो अब ये उस एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगा. एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय आरपी. द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल shall examine the application made under section 80. यहाँ पर जो है ना more responsibilities have been assigned to the RP in respect of this insolvency and bankruptcy of individuals and partnership. क्योंकि डीआरटी के बाद इतना टाइम होगा नहीं, तो आरपी की जिम्मेदारी इसमें ज्यादा लगा दी है. और जब ये एक्चुअली स्टार्ट हो जाएगा, अभी तो स्टार्ट हुआ नहीं है, इंडिविजुअल्स का और पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस बहुत बढ़ने वाला है. क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत लोग कंपनी बनाने से डरते हैं. वो हजारों करोड़ की टर्नओवर पार्टनरशिप में करते हैं. पुराने इलाकों में जाओ, बड़ी बड़ी पुरानी फर्में हैं, वो फर्म में ही काम करते हैं, पार्टनरशिप फर्म में ही काम करते हैं. तो सोचो जब उनके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा तो कितना बिजनेस बढ़ेगा. तो जो लोग इस फील्ड में एंटर कर जाएंगे टाइमली, वो बहुत अच्छे रहेंगे. और जरूरी नहीं है, जैसे मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ. कई लोग बोल रहे थे कि भाई